औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। इससे पहले हमने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने जिन मॉडल्स के ऊपर जो है देखा है, हम इनके ऊपर स्टडी कर चुके हैं, जिसका लीनियर स्टेज मॉडल है। तो अब लीनियर स्टेज मॉडल के अंदर हमने दो मॉडल पढ़े हैं कि रोस्टो जो मॉडल है, हैरी-डमल मॉडल है, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास है लुइस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल की बात हो गई, तो उसमें लुइस मॉडल को हमने डिस्कस किया। तो आज हम जिस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल है। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन। अब हम नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे। when we when the existing theories of development largely fail to bring any change in the lives of the people in developing countries, the growing discontent among the developing country economics led to emerge a new theories of development. जब ये पिछली जो थ्योरीज है ना उनको दे चेक कर लिया गया, वो फेल हो गई कि कोई लेस डेवलप कंट्रीज में कोई चेंज आए, मतलब जिस तरह के रोस्टो का मॉडल है या फिर ऑरिडमल मॉडल है या फिर वो क्या नाम है उसका ल्यूइस मॉडल है, तो उसके ऊपर फिर इकोनॉमिस्ट ने नई थ्योरीज डेवलप की। वो कौन सी थ्योरीज हैं डियर स्टूडेंट? The theories which are became popular among the developing countries economists in 70s came, came to be identify international dependence regulation। तो 17th centuries में जो थ्योरीज जो है पॉपुलर हुई इकोनॉमिक डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में, वो थी इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन। ये एक ऐसी थ्योरी थी कि हम इस पे देखते हैं कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस का मतलब है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर उनकी जो निगाहें होती हैं वो डेवलप कंट्रीज की तरफ होती है, जिसमें वो देखते हैं कोई टेक्नोलॉजी आए डेवलप से आएगी, फॉरेन एड आए डेवलप से आएगी, उनको कोई यानी माली मावनत उनकी की जाए या उनको एड दी जाए या उनको लोन दिया जाए, तो ये सारा कुछ डेवलप कंट्रीज की तरफ डेवलपिंग कंट्रीज देखती है। तो इनको देख के फिर इकोनॉमिस्ट ने नई थ्योरीज जनरेट की हैं जिनको इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन कहते हैं। The principal idea behind the international dependence revolution is that the third world countries are caught up, caught up the dependence and dominance relationship with the rich countries, and the rich countries either intentionally or unintentionally contribute so that this relationship perpetuates and status quo is maintained। तो वो ये कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, वो क्या होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर caught up इन द डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस कंट्री, उनको कैच अप करने के लिए रिच कंट्रीज जो हैं, जो डिपेंडेंट भी हैं, जिनके अंडर डिपेंडेंस भी हैं और वो इनके ऊपर डोमिनेंट हैं, रिच जो रिच कंट्रीज, उनको कैच अप करने की कोशिश करती हैं, उनको काट अप करने की कोशिश करती हैं। एंड द रिच कंट्रीज आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो रिच कंट्रीज जो होती हैं इंटेंशनली उनकी कोई इंटेंशन हो यानी खुद एतमादी हो, या अनइंटेंशनली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं डेवलप कंट्रीज को। यानी रिच कंट्रीज का मतलब ये है कि बिहाइंड द थ्योरी ये थीम ये है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो जो डिपेंडेंट्स यानी लेस डेवलप कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनके डिपेंडेंट्स होती हैं या रिच कंट्रीज उन पर डोमिनेंट्स होती हैं। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वो उनको कैच अप करने की कोशिश करती हैं, और वो जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो रिच कंट्रीज वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनके साथ कोई ना कोई उनका रिलेशनशिप जुड़ा रहता है। The idea is that developed under the broad heading of international dependence revolution, more commonly known as the dependence theories, can be further classified into three categories। तो अब ये जो डिपेंडेंस रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है और जो जो डिपेंडेंस थ्योरीज हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो उनके अंडर होती हैं लेस डेवलप कंट्रीज, इनको आगे थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, नियो कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल,
The second one, fall paradigm model, and third one is the dualistic development thesis. तो ये हमारे पास तीन मॉडल्स हैं जो ये जो थ्योरीज डेवलप हुई हैं कि डिपेंडेंस रेवोल्यूशन थ्योरीज के ऊपर, इनको फिर आगे डिवाइड किया गया तीन सब ग्रुप्स में. The new colonial dependence model. The new colonial dependence model. This is indirectly outgrowth of the matrix thinking. ये एक मैट्रिक्स थिंकिंग एक इकोनॉमिस्ट है उनका है. पीपल हु बिलीव इन दिस थ्योरीज आर मोर रेडिकल देन द पीपल हु बिलोंग टू अदर सब ग्रुप्स. तो इस जो कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था उस दौर की ये थ्योरीज को ये उनके साथ बिलोंग करती हैं. और वो लोग जो इन थ्योरीज को के ऊपर बिलीव करते हैं वो ज़्यादा रेडिकल हैं, वो उस नज़रिए के सेम है कि और जो बाकी दो सब ग्रुप है उनसे ये अलग. इनका जो तीन ग्रुप मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताएंगे तीन ग्रुप्स हैं. तो ये न्यू कॉलोनियल थ्योरीज जो हैं ये मार्क्सिस्ट थिंकिंग के साथ इनका आपस में इनका रिलेशनशिप है. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलपमेंट इज viewed as the result of high unequal international capitalist system or rich countries पुअर कंट्री रिलेशनशिप. तो इनके जो डॉक्ट्रिन है इनके नजरिए के मुताबिक जो थर्ड वर्ल्ड जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनका रिजल्ट ये है कि उनके अंदर आई अनइक्वल इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम. जिसका इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, तो ये पुअर कंट्रीज के अंदर भी जो है अनइक्वल सिस्टम है कि रिच जो है बहुत रिच हैं और पुअर बहुत पुअर हैं. तो उसके अलावा जब ये पुअर कंट्रीज जाकर रिच कंट्रीज के साथ आपस में बात करना चाहते हैं, इनके अंदर भी जो लोग हैं जो रिच लोग हैं वो बहुत हाई उनकी इनकम है और अंदर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. और ये कंट्रीज फिर जब बाहर रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं रिच कंट्रीज के साथ तो ये बहुत पुअर नजर आती हैं और वो बहुत रिच होते हैं. इट इज व्यूड दैट रिच कंट्रीज थ्रू देयर intentionally exploitative or unintentionally neglectful politics hurt the developing countries. तो ये इनके नजरिए के मुताबिक ये है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो इंटेंशली एक्सप्लॉइट करती हैं या अनइंटेंशनली जो है वो ऐसी पॉलिटिक्स लाते हैं तो जो डेवलप कंट्रीज को हर्ट करता रहता है. ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, लेस डेवलप कंट्रीज, उनकी उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसकी वजह से वो जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वो हर्ट हो रही होती हैं. The rich countries and the small elite rule class in the developing countries who serve as the agent of the rich countries are responsible for the perpetuation of underdevelopment in the developing countries. आप देखिए वो कहते हैं कि रिच जो हैं कंट्रीज लेस डेवलप कंट्रीज को कैसे कंट्रोल करती हैं. पहले देखें ना, अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की, जब वो एशिया में उनका यहाँ पे आना हुआ तो वो डायरेक्टली जो थी हमारी कंट्रीज के ऊपर जो है वो डायरेक्टली रूल करती थी. जब वो अब वो यहाँ से ही वो कॉलोनियल सिस्टम जो है वो चला गया है, अब ब्रिटिश से हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ अपनी जो है ना अपनी बका के लिए कुछ लोगों को यहाँ के जो एजेंट है उनको उन्होंने अब भी छोड़ा हुआ है. और वो एजेंट क्या है कि जो रूलर है सोसाइटी के अंदर या फिर वो लोग हैं कि जो फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, वो रिच क्लास है. तो वो रिच क्लास हमारे ऊपर रूल कर रही हैं अभी भी. और उनकी उनकी जो रिच क्लास की डोरियां हैं वो अभी भी ब्रिटिश रूल के पास हैं. और उसकी वजह से यह है कि वो अपने कवानीन ला के हमारी कंट्री को जो है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको पुअर रखने की कोशिश करते हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट हम अगर अपनी देखें लेस डेवलप कंट्री, पाकिस्तान भी एक लेस डेवलप कंट्रीज में आ रहा है. तो यहाँ पे जो हमारी रूरल क्लास है ज़्यादातर उनकी एजुकेशन उनकी ग्रूमिंग ज़्यादा ब्रिटिश में ही होती है. लाइक कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देखें, कोई भी है PMLN में नवाज शरीफ है या जरदारी है या कोई भी, तो इनको देखें ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे यूके में रह के इनके बच्चों ने वहाँ पे ही परवरिश की है. अब देखें वहाँ से आके ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं लेस डेवलप कंट्रीज में.
तो वो उनके उसूल जवाबित जो हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब देखें, डेवलप कंट्रीज के अंदर एक और एग्जांपल भी है कि हमारी लेस डेवलप कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी हमसे पूरी नहीं हो रही है। तो आप डेवलप कंट्रीज में ये है कि जापान में आप चले जाएं, तो आप 300 अगर बिजली के यूनिट यूज़ करेंगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। 300 से 600 या 800 या 1000 यूनिट कंज्यूम करेंगे, जितना आप प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करेंगे, आपका जो बिल रेट है वो कम होता जाता है। लेकिन लेस डेवलप कंट्रीज में उसके अपोजिट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जितनी आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, इसके लिहाज से पर यूनिट जो आपके चार्जेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अब वो लोग जो वहाँ से पढ़ के, वहाँ से तरबियत याफ्ता होके जब हमारी कंट्री में आके रूल करते हैं, तो उनको यहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं उस कंट्री के बारे में पता नहीं होता है। वो अपनी एक वो पॉलिसीज बनाने की कोशिश करते हैं जो डेवलप कंट्रीज की है। जो हमारी अब इकोनॉमी जो है अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी है या ब्लैक इकोनॉमी है और डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो जब हम वो रूल इधर फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे टैक्स इवेजन है, लोग टैक्स नहीं जमा कराते हैं। अब देखें ये जितने रूल्स हैं, तो ये फिर हम क्या करते हैं कि ये जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, इन लोगों को उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऐसी तरबियत देते हैं कि वो उनके एजेंट के तौर पे काम करते हैं रिच कंट्रीज के, और डेवलप कंट्रीज को हमेशा डेवलप रखने की कोशिश करते हैं। Unlike the stage theories of the structural change model, which consider underdevelopment as the result। और आप देखें कि जो स्टेज थ्योरीज है, लीनियर स्टेज मॉडल हमने पढ़े हैं या स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल पढ़े हैं, उसमें विच आर कंसिडर अंडर डेवलपमेंट एज द रिजल्ट ऑफ, क्या क्या रिजल्ट हैं। एक तो ये है कि इंटरनल कांस्टेंट सच एज इनसफिशिएंट सेविंग, यानी वो लीनियर स्टेज मॉडल हमने जो पढ़े हैं या स्ट्रक्चरल चेंज लीवर्स मॉडल पढ़ा है, तो हम उनमें यही कहते हैं कि हमारी जो इंटरनल कांस्टेंट है इनएफिशिएंट सेविंग, हमारी सेविंग बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। हम बिल्डिंग नए रोड वगैरह में बनाने में हमारे जो डेवलपमेंट हमारा बजट देखें, उनमें एक डेवलपमेंट और एक नॉन डेवलपमेंट बजट होता है। तो हमेशा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट नहीं लगता है और डेवलपमेंट के ऊपर कट लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। रोड्स को देखें, हमारा रेलवे सिस्टम देखें, लेस डेवलप कंट्री का लाई हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा रेलवे सिस्टम बहुत ही वीक है। उसके अलावा यहाँ पे रेलवे की जो लाइंस है, हमारी जो लाइन की जो पटरियाँ बिछी हुई हैं वो इतनी पुअर हैं कि अगर रेलवे के की स्पीड अगर 120 से अबव हो जाए रेल की, तो वो जो है ना वो रेल उलटने का खदशा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, गैस का शॉर्टेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किल एंड एजुकेशन, हमारे यहाँ जो स्किल है वो भी स्किलफुल लेबर आपको बहुत कम मिलेंगे, अनस्किल लेबर मिलेंगे। और एजुकेशन भी हमारी कोई स्टैंडर्डाइज एजुकेशन नहीं है, बल्कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत पुअर है। अब हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन करते हैं और सिर्फ छापने की हद तक करते हैं, वो उससे कोई नई इनोवेशन नहीं आती है। इसके मुकाबले में जो डेवलप कंट्रीज हैं, मतलब अमेरिका है, उसकी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या एमआईटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो प्रेस न्यूज़ निकलती हैं, तो वो अगर कोई बंदा रिसर्च करता है वो काबिल आगे इस्तेमाल होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन उन्होंने बिल्ड किए हैं अदर, तो हम सिर्फ एजुकेशन हासिल करते हैं फॉर द सेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब पर्पज़ के लिए। तो ये भी एक लेस डेवलप्ड कंट्रीज का फ्लॉ है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द न्यू colonial development model says saw underdevelopment as the externally induced phenomena। तो ये जो न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल है, वो कहता है कि जो हमारी अंडर डेवलपमेंट है ना हमारी कंट्रीज की, जो लेस डेवलप कंट्रीज है, वो एक इंड्यूस फिनोमिना। इंड्यूस का मतलब है किसी चीज को आखज करना। जैसे हम कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, या हम ये कहते हैं कि आप मैन इज नाउन बाय ए कंपनी, अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो वो आदमी भी अच्छा होगा, कंपनी बुरी है तो तो ये हम इंड्यूस करते हैं डेवलप कंट्रीज से। एक्सटर्नली हमारा इंड्यूस फिनोमिना है, जिसकी वजह से हम अंडर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो द रेमेडी, इसकी रेमेडी क्या है, हम कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। द रेमेडी अकॉर्डिंग टू दोज हु preach these ideas was to initiate the revolutionary struggle to topple the existent elite of developing countries
and restructuring of the world capitalist system to free the third world nation from the direct and indirect control of their first world and domestic oppressor। तो ये सजेशन है कि हम जो है ना हमारी कंट्री के अंदर ऐसा हो कि ये जो इलीट है इसको एग्जिस्ट करें और डेवलपिंग कंट्री से और रिस्ट्रक्चरिंग करें वर्ल्ड की जो कैपिटलिस्ट क्लास है कि उनसे चीज़ें लेके लेस डेवलप में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करें, जिसकी वजह से और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करें हमारी कंट्री, या डोमेस्टिकली भी हमारे जो एजेंट हैं उनको हम इस तरह उनको मैनेज करें कि वो इस तरह की कोई कोशिश ना करें कि वो डेवलप कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लेस डेवलपमेंट लाएं। तो इसकी वजह से हम जो है ना हम अपने अंडर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उससे निकल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, द सेकंड जो मॉडल है वो है द फॉल्स पैराडिजियम मॉडल। पहले हमने न्यू कॉलोनियल मॉडल को देखा है, फॉल्स पैराडिजियम मॉडल। तो ये क्या कहते हैं कि पीपल हु आर बिहाइंड दिस थ्योरी आर लेस रेडिकल इन नेचर। तो ये नेचर नेचर के साथ इनका जो रेडिकल है मिलना है वो कम है। और ये जो इस थ्योरी के पीछे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे बिलीव दैट although the developed countries have a good intention of helping the developing countries, their policies advices are simply inappropriate in context of developing countries, mainly because of fail to incorporate the unique social, cultural and institutional characteristics of development। तो ये कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छी अच्छे ख्यालात रखते हैं उनको हेल्प करने के लिए, बट क्या है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं आर सिंपली इनअप्रोप्रिएट, उनकी पॉलिसीज इनअप्रोप्रिएट हैं डेवलप कंट्रीज के, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर वो इसलिए फेल हैं कि डेवलप कंट्रीज का जो कल्चर सोशल यूनिक सोशल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम यूनिक है, इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कंट्रीज के इंस्टीट्यूट इतने कोई वेल डेवलप नहीं है कि वो इसको सह सकें। इसके अलावा देखें कल्चर की बात हो गई या सोशल सिस्टम हो गया, वो भी हमारा डेवलप कंट्रीज का बहुत वीक है। किस तरह वीक है कि देखें अगर हम कोई एग्रीकल्चर में कोई पर्सन अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग कर रहा है तो वो उसको आप नई टेक्नोलॉजी जाके देंगे कि ये नई टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करो, न्यू यानी फार्मिंग के नए जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करो, तो वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो कभी भी नहीं लेस डेवलप कंट्रीज के लोग जो हैं टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो उनका जो प्रोसेस है वो ओल्ड प्रोसेस है। इसके अलावा देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में हमारे यहाँ काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। अब मुख्तलिफ बैंक इस्लामाबाद में ऐसे बैंक भी हैं रियल स्टूडेंट कि वहाँ पे अगर आप जाएं तो एक तरफ अगर आप मनी डिपॉजिट करने की एटीएम मशीन भी लगी हुई है, तो वो एक ही सिर्फ बैंक में लगी हुई है। तो हम जब मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में था हमने पूछा कि इस बाकी बैंकों में क्यों नहीं लगाते, तो वो बैंक वाले ये बता रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये लोग जो है हमारे लोग इस बैंकिंग सेक्टर को ये एटीएम को फॉलो ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारी कैश कहीं गुम हो जाएगी। इस तरह देखिए अभी भी ओल्ड जो लोग हैं वो चेक्स का सहारा ले रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में जाके वो कर रहे हैं, बिजली के बिलात जमा कराते हैं पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं। हालांकि उसके मुकाबले में इजी पैसा अकाउंट है, आप इजी पैसा अकाउंट में जाके घर से बैठ के भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि टेक्नोलॉजी तो है हमारी कंट्री में लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है, इस ये हमारा फेलियर है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशन भी बहुत वीक है, जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड हो जाते हैं। ये इसकी वजह है। द ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी जो थर्ड मॉडल है वो ये कहता है कि, और ये जो मॉडल जो लास्ट हमने पढ़ लिया है ये फॉल्स पैराडिजियम मॉडल, ये यही कहता है कि लोग जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं ना वो अपने आप को खुद चेंज करें। डेवलपिंग कंट्रीज के लोग खुद चेंज करें, डेवलप वाले लोग आपको चेंज नहीं, फॉरेन ऐड दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको वो चेंज नहीं कर सकते। आपने अपनी हैबिट्स को खुद चेंज करना है। द थर्ड इज द ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरीज। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ड्यूलिज्म कॉन्सेप्ट, यानी दो कॉन्सेप्ट हैं वाइडली डिस्कस इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। In simple word, it is says that
The relationship between rich and poor countries is just a global version of dualism we see in every aspect of life. Dualism का दिया स्टूडेंट मतलब होता है ड्यूल, दो। तो इनका आपस में जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि इनका रिलेशनशिप जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का, वो दोनों का दो रुखा रिलेशनशिप है। आपस में एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, ड्यूल है। इसका द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिज्म एम्ब्रेसेस द फोर एलिमेंट, इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं इसके। डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन को एग्जिस्ट, इनमें डिफरेंट जो सेट ऑफ कंडीशन है वो एग्जिस्ट को एग्जिस्ट एक दूसरे का मिलती जुलती हैं। मतलब मॉडर्न ट्रेडिशनल सेक्टर्स, वेल्थी इलीट्स, पुअर मैसेज, पावरफुल नेशन, वीक नेशन। तो इसमें ड्यूल का कॉन्सेप्ट किस तरह है कि अब देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जो मॉडर्न सेक्टर है ना उसको ज़्यादा बूस्ट अप मिला है। लेस डेवलप कंट्रीज के अंदर ट्रेडिशनल सेक्टर को बूस्ट अप मिला है। यानी आईने का एक रुख है, हमारी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत हाई है, हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा। मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज हैं वो मॉडर्न सेक्टर उनका हाई है, वो फिनिशिंग गुड्स दे रहे हैं। हम यहाँ से 10-15 ट्रक भर के किन्नू के भेजते हैं, वो वापस एक आधा ट्रक भी नहीं होता है और कंप्यूटर हमें भेज देते हैं। अब देखें हमारा ये एक ड्यूलिज्म है। उसके अलावा यहाँ पे वहाँ के हर बंदा जो है वेल्थी है, वेल्थी इलीट लोग हैं, और हमारे जो हैं वो पुअर मैसेज हैं, पुअर लोग जो ज़्यादा हैं। अब देखो मॉडर्न सेक्टर हमारा भी है उनका भी है, लेकिन हमारा मॉडर्न सेक्टर इफेक्टिव नहीं है, उनका मॉडर्न सेक्टर क्या है, इफेक्टिव है। और ट्रेडिशनल सेक्टर थोड़ा कम है, शेयर जीडीपी में कम है। दोनों ड्यूलिज्म का मतलब है दोनों, ये दोनों चीज़ें उनमें मुश्तरका कॉमन है। हमारा भी मॉडर्न सेक्टर है, एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनका भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लेस डेवलप कंट्रीज का भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है और डेवलप कंट्रीज का भी है। लेस डेवलप कंट्रीज का भी ट्रेडिशनल सेक्टर है, डेवलप का भी है। अब लेस डेवलप कंट्रीज में भी इलीट लोग हैं और पुअर मैसेज भी हैं, डेवलप कंट्रीज में भी ऐसा ही है, इलीट भी हैं और पुअर मैसेज भी है। अब देखें पावरफुल नेशन, डेवलप कंट्रीज जो है वो पावरफुल नेशन है, लेस डेवलप कंट्रीज जो है वीक नेशन है। दिस को एग्जिस्टेंस इज कोहेरेंट नॉट ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल। ये एक कोहेरेंट का मतलब ये है कि इनका जो बेस है वो एक ही जगह से होके आया है। कोहेरेंट का मतलब है एक ही जगह से हमारा बेस है, लेकिन ये कोई ट्रांजैक्शनल नहीं है। कोहेरेंट का मतलब है जिससे सूरज की रेज निकलती है ना डियर स्टूडेंट, तो एक ही जगह से उनका बेस एक ही होता है और वो कोहेरेंट एक ही जगह से निकल के आगे बिखर जाती है। तो हमारा और उनका को एग्जिस्टेंस तो एक ही है, कोहेरेंट है। लेकिन ये है कि ये हमारे अंदर जो है उन्होंने ज़्यादा वर्किंग किया, हार्ड वर्किंग किया, तो वो डेवलप बन गए और हम लेस डेवलप बन गए। Superiority and inferiority tendency to increase with time, x productivity gap led the developed country। अब देखें superiority और inferiority, हमारे अब कंट्रीज के लोग वो superiority में आगे, वो डेवलप कंट्रीज और लेस डेवलप inferiority। ये टेंडेंसी क्या हुआ, इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ। पहले हम कोहेरेंट थे, हमारा सब सिस्टम सेम था, हम एक ही प्लेस से, एक ही नुक्ता पॉइंट से हमारा आगाज हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि टाइम के साथ साथ उनका जो प्रोडक्टिविटी गैप है डेवलप और लेस डेवलप कंट्रीज का, वो वाइडन हो गया, बढ़ गया, और बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ता चला गया कि वो अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनका आपस में डिफरेंस है। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर, वेयर सुपीरियर डज नथिंग टू पुल अप देयर इंफीरियर। अब देखें, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का हो गया है। क्या हुआ है कि जो सुपीरियर लोग हैं अब वो सुपीरियर हो गए हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने हार्ड वर्किंग की है, मेहनत की है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, तो अब वो आगे चले गए हैं। लेकिन वो नथिंग टू पुल अप द इंफीरियर, उनको डज नथिंग टू पुल अप, वो इंफीरियर को पुल अप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आगे ही निकलते जा रहे हैं, और हमारा जो कंट्री है वो पीछे। इसकी मिसाल स्टूडेंट जिसका पानी बहता है ना, तो पानी हमेशा बहता ही रहता है। अब इसके साथ कोई चीज़ अगर इसके साथ चलना शुरू हो जाए तो उसको साथ बहा के ले जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ कहीं पे अटक जाए तो वहां पे ही रह जाती है, जो दूसरा जो पानी है वो आगे निकल जाता है। इस तरह डेवलप कंट्रीज जो हैं वो आगे निकल गई हैं, और लेस डेवलप कंट्रीज जो हैं वो उसी तरह बैकवर्ड ही हैं। अब इन जो डिपेंडेंस थ्योरीज हैं इनकी जो कुछ वीकनेस हैं
वो क्या क्या हैं? द डिपेंडेंस थ्योरीज सफर फ्रॉम द टू मेजर वीकनेस, इनकी दो बड़ी वीकनेस हैं। फर्स्ट क्या है? दीज थ्योरीज आर मेनली फोकस ऑन फाइंडिंग आउट व्हाई द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन अंडर डेवलप्ड। यानी एक तो इनकी फोकस है फाइंडिंग करने की कि हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या हैं। तो दे लैक any concrete idea as how the countries should initiate and sustain development। ये इस पे फेल हो चुके हैं, ये नहीं बता सके कि हमारी कंट्रीज जो हैं वो कैसे जो है इनिशिएट लें और वो अपनी डेवलपमेंट को मेंटेन करें। इन शॉर्ट, इफ यू बिलीव इन दीज explanation you would perhaps understand what is causing the underdevelopment country to remain underdevelopment, but you would have no clue regarding how the countries should come out such a such way। हम ये तो बता रहे हैं, इन थ्योरी ये तो बता रहे हैं कि हमारी कंट्रीज अंडर डेवलप क्यों हुए हैं, क्योंकि इनमें वीकनेस हैं। हमारे जो है ट्रेडिशनल सेक्टर है, हम मॉडर्न सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट ये वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ये क्लू अभी तक नहीं मिला है कि हम कैसे काट अप करें डेवलप कंट्रीज को और कम अप द सेम सिचुएशन, हम कैसे सच सिचुएशन में आए कि हम भी क्या हो जाएं, डेवलप हो जाएं। सेकंड जो इनका जो वीकनेस पॉइंट है वो क्या है कि लार्ज स्केल फेलियर ऑफ कंट्रीज विच इज फॉलो मोर रेडिकल अप्रोच एंड टुक द रेवोल्यूशनरी पाथ। these countries overthrew their existing elite and pursued revolutionary campaign of industrial nationalization, but at the end failed to attain any significant improvement in the condition of its people। तो ये हमारे वो कह रहे हैं कि लार्ज स्केल जो हमारा फेलियर है इन कंट्रीज का, कंट्रीज विच आर फॉलोइंग मोर रेडिकल अप्रोच एंड टुक द रेवोल्यूशनरी पाथ, इनको ये पास रहना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये क्या कहते हैं कि दीज कंट्रीज ओवरथ्रू देयर एग्जिस्टिंग एलीट, उसको बाहर निकाल फेंके और रेवोल्यूशनरी कैंपेन चलाएं और इंडस्ट्रियलाइज नेशन बने। तो ये एट द एंड ये जो है फेल है टू अटेंड एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, ये नहीं कर सकते इन द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। तो ये लोगों की जो है ना, ये ऐसा हो सकता है कि हम इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन बने, लेकिन ये कंडीशन ये है कि लोग अपनी हालत को बदलें। तो अल्लामा इकबाल का भी शेर है, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको हो न फिक्र अपनी हालत बदलने का। तो ये भी आप देखें कि कुरान पाक में भी है कि वो कौम कभी भी जो है वो अपनी हालत नहीं बदल सकती जब तक कि वो खुद उस पर स्ट्रगल ना करे। तो ये उन्होंने ये इसकी वीकनेसेस हैं। उसके बाद देखें कि हमारे पास ये थ्योरीज हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो थ्योरीज हैं हमने जो आज पढ़ी हैं, ये इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो and now we end show।